एक और बड़ी मिसकंसेप्शन ही है बैक एक के बारे में बताता हूँ कि लोग ज्यादातर कहते हैं कि मस्कुलर पेन है। हाँ, है ना, बाम लगाओ, ये करो, ये गरम करो, ये करो, जबकि बैक में मस्कुलर कोई पेन नाम की कोई चीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफाइल टाइम्स और मैं हूं संजय राजकिशोर। आज मैं हूं विकल्प क्लिनिक पे और मेरे साथ विकल्प क्लिनिक के फाउंडर डॉक्टर राकेश त्यागी जी हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर राकेश त्यागी जी का और बात करूंगा कि विकल्प क्लिनिक और उनका 40 साल से इस सेवा में कैसा रहा ये दौर, क्या क्या परेशानियां आई, कैसे कैसे लोगों को दुरुस्त किया आपने इस क्लिनिक में, ये बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर त्यागी से। बहुत स्वागत है डॉक्टर त्यागी जी आपका। थैंक यू प्रोफाइल टाइम। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने प्रीशियस टाइम में समय निकाला हमसे प्रोफाइल टाइम की टीम से बात करने के लिए। और जो आज का दौर चल रहा है डॉक्टर त्यागी, उसमें कई सारे लोग मनमानी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि एक बारी चल के आपसे मिला जाए और आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि कैसा ये 40 साल रहा, किस किस तरह के लोग आए, क्या क्या उनकी समस्याएं थी। तो सबसे पहले डॉक्टर त्यागी जानना चाहेंगे विकल्प क्लिनिक ही क्यों, जैसा कि आपके क्लिनिक का नाम है, तो थोड़ा सा बताएं प्लीज़। एक जॉब मैंने किया, फिर वो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, फिर दूसरा जॉब किया जी, फिर उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, फिर तीसरे जॉब में मैं गया। लेकिन जहाँ भी मैं जॉब करने जाता था ना, तो मैं सोचता था मैं सबसे अच्छा करूँगा इधर, और यही बढ़िया डिसिप्लिन है फिजियोथेरेपी का जहाँ मैं काम करूँगा। जैसे मैं न्यूरोलॉजी में गया तो मैंने सोचा भाई न्यूरोलॉजी सबसे बढ़िया एकदम जी, तो मैंने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन एक साल में फिर मैंने समझा कि नहीं, ये कोई मेरे लिए ठीक नहीं है जो। तो फिर मैंने 92 में एक क्लिनिक शुरू की GK1 में, जी दिल्ली में GK1 में R55 में थी ये, और इसका नाम था दिल्ली पेन क्लिनिक। अरे वाह, अरे वाह। तो वहाँ पे हम 8 साल रहे जी। तो ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। जो मालिक थे वो भी हमारे पेशेंट थे जी, गुड फेथ में भी थे। तो एक दिन पता चला कि वो क्लिनिक बंद करनी है शाम को। अच्छा, ये उनका डिसीजन था। अच्छा। क्योंकि उन्हें कुछ इंडस्ट्री में कुछ लॉस हुए, तो उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सेल कर दी वो जी, जी। तो अब क्या कर सकते हैं जी। तो हम चुप अपना घर पे आ बैठे जी। और अब क्या करें, अब सवाल ये है ना, अब क्या करें, अब क्या करें 10 साल हो गए काम करते हुए, अब क्या करें। बिल्कुल तो अल्टीमेटली फिर काफ़ी ऐसे मतलब घर से रोज निकलते थे। घर वालों को तो नहीं बताते, बच्चे तो पढ़ रहे थे, कुछ था तो कुछ होम विजिट की, कुछ ऐसे पैसे आए, पर ये नहीं पता था किसी को भी मैं जॉब में नहीं हूँ अब जी। तो एक साल बाद ऐसे 1 साल गुजर गया। तो फिर धीरे से जो पुराने मालिक थे उन्होंने कहा यार तेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए हम एक और नई क्लिनिक खोल देते हैं। तो उन्होंने हौज खास में हमें क्लिनिक खोल के दे दी, और फिर हमने वही काम शुरू किया। लेकिन वो ना मन बहुत खराब हो गया एकदम कि ये भी बंद हो जाएगी एक दिन। अच्छा, ऐसा आपको अनुभव होने लगा भाई, अब जैसे पहली बंद हुई ऐसे ये भी बंद हो जाएगी जी। फिर कहाँ जाएंगे जी जी जी। तो फिर मैंने सोचा हम अपना ही कुछ क्लिनिक शुरू करें। तो हमने इसी प्रीमिसेस में एक क्लिनिक शुरू की। तो उस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो ये ऐसे क्लिनिक शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि नाम क्या रखें। बिल्कुल नाम में बड़ा प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर त्यागी ये बताएं कि विकल्प क्लिनिक ही क्यों, मतलब और क्यों नाम नहीं, क्योंकि नाम में बहुत ज़्यादा फर्क है। आई मीन यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जी, बताएं। तो क्लिनिक अब ये उस टाइम बड़ी समस्या थी, क्या नाम रखें जी। नाम तो कुछ होना चाहिए। मैं तो सोचता था ऐसे ही काम करते रहो, मेरे नाम से ही हो जाएगा भाई, डॉक्टर
डॉक्टर त्यागी के पास चलते हैं ऐसे। हाँ। तो फिर बहुत लोगों ने सलाह दी, नहीं नाम तो कुछ जरूर होना चाहिए। भाई नाम तो जरूर होना चाहिए क्लिनिक का, ब्रांड हो या जो भी कुछ है। तो फिर हमने सोचा हम इसे ऐसे नाम रख लेते हैं, नोएडा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। कुछ ऐसे भाई नोएडा में है ना। या फिर किसी ने कहा त्यागी फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैंने कहा वो बहुत स्पेसिफिक सा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। सही बात। तो इसी असमंजस में थे। तो फिर मुझे एक आइडिया आया। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसका नाम विकल्प फिजियोथेरेपी क्लिनिक रखेंगे। तो आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसा आया कि जो मेरा एल्डर सन है उसका नाम विकल्प है। ठीक है। और वो विकल्प भी नाम बड़ा अजीब था, क्योंकि वो मेरे फादर ने रखा नाम। अच्छा। हाँ, वो टीचर थे। अच्छा। और बड़े लिटरेरी आदमी थे। अरे वाह। तो मैं क्योंकि घर छोड़ के आ गया था जल्दी से जी, तो ये मेरा बेटा जो छोटा था उन्हीं के पास रहता था जी। तो उन्होंने उसका नाम विकल्प इसलिए रखा कि मेरा विकल्प है ये। अरे वाह। कि भाई मेरा बेटा नहीं है, बिल्कुल, तो मेरा पोता है इधर। अरे वाह। तो मेरा विकल्प है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा यार ये नाम ठीक है, विकल्प। बहुत अच्छा। तो विकल्प फिर ऐसा फिट लगा हमें कि नहीं, अब जो हम काम कर रहे हैं ये विकल्प है, मेडिसिन का एक विकल्प हो गया ये। हाँ। तो फिर लोग कहने लगे नाम में तो बड़ा दम है। बिल्कुल। कि भैया आप विकल्प कर रहे हैं दूसरी चीज का, जो आप दवाई से ठीक होते थे तो अब आप ऐसे ठीक कर रहे हैं। राइट। तो इसलिए विकल्प ना पक्का हो गया फिर। और बहुत ही सूटेबल नाम हो रहा है, मतलब हर एक चीज में फिट आ जा रहा है। हाँ, हर एक चीज में फिट आ रहा है कि किसी चीज का रिप्लेसमेंट, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हाँ, विकल्प हो गया, उसका अल्टरनेटिव है ये, मतलब ये अल्टरनेट है एक। बहुत अच्छा, है ना। तो ये ऐसे हो गया, ये भी बस भगवान की कृपा थी कि ऐसे नाम आया। डॉक्टर साहब, मैं आपको जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, पिछले 15-20 सालों से। और एक टाइम में मैं भी आपका एक पेशेंट था, या मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो मेरे अंकल ने मुझे रिकमेंड किया कि आप जाएं। एंड वो दौर था 2003 का। एंड वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है अच्छे से। उन्होंने रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर त्यागी के पास जाइए और आपका वो ठीक करके आपको सोल्यूशन देंगे। तो 20 साल तो मुझे ही जानते हो गया। उसके पहले का दौर जो आपने एक तरीके से पूरा 4 डिकेड देखा है, क्या चेंजेस है लोगों के रहन सहन में, रूटीन लाइफ जीने में? क्या पहले लोग ज़्यादा फिट रहते थे, या आजकल के लोग ज़्यादा फिट लाइफ नहीं जी रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है? वो आप बखूबी बता पाएंगे, प्लीज़ बताएं। अच्छा, तो इसमें 2 चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया एकदम देखते देखते जी। और काफ़ी चेंज मैंने देखे हैं एकदम। मैंने अपने डिसिप्लिन में भी चेंज देखे हैं, लोगों के डिसिप्लिन में भी चेंज देखे हैं जी। तो पहले तो जैसे मैं बात करूं 83, 84 तो फिजियोथेरेपी सब सिर्फ महदूद थी हॉस्पिटल्स में कि भाई एक्सीडेंट कोई हो गया तो उसको फिजियोथेरेपी करनी है या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। फिर धीरे धीरे क्लिनिक डेवलप हुए। ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी की जो डिमांड है ना वो इसलिए भी बढ़ी क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में आए और हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए। सपोज घर में 4 मेंबर हैं तो अब किसी को हैंडीकैप हो गया, नी में पेन है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे इंडिपेंडेंट होना है ऑब्वियसली जी। हाँ, नहीं तो उसकी जीविका चलेगी नहीं फिर। है ना। गांव में तो ऐसा था 10 लोग थे, भाई एक वो रहा भी हैंडीकैप तो चल पड़ा, चलो। बिल्कुल राइट। तो एक तो ये नेसेसिटी हुई और दूसरा लोगों ने ये देखा अभी ड्यूरेशन में कि पेन किलर खा खा के ना और बहुत सारी तकलीफें हुई। तो हम क्या इनसे बच सकते हैं पेन किलर से? तो जो उन्हें एक अल्टरनेटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चेंज आया वो हमारी इकोनॉमी की वजह से भी आया। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोगों के पास तो लोग 2 तरह से आते हैं कि भाई पेन है, ठीक है, और वो पेन मैकेनिकल पेन होते हैं। तो पेन आपका दवाई से भी चला जाएगा। 2 रुपए की एक टैबलेट खाओ और रिड्यूस हो गया पेन, काम पे जाओ, है ना। लेकिन जब आप दवाई से पेन रिड्यूस करते हैं तो ये दवाई के कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो जो आप इन्हें लगातार खाओगे ना, दवाइयों को, पेन किलर को खाओगे, तो क्या है, एक मेडिकल जोक भी है कि जो ये पेन किलर है दे कॉल यू
दे रूल यू, दे फूल यू। ओ गॉड। जी जी। ठीक है, तो इसी वजह से नहीं, किडनी डिजीज बहुत बड़ी पेन किलर की वजह से, पेन किलर की वजह से। तो अब जैसे जैसे मैं समक्ष होता जाऊंगा तो मैं बॉडी केयर करूंगा अपनी। बिल्कुल। तो मैं क्यों चाहूँ कि भाई वो किडनी डिजीज हो जाए। अच्छा, किडनी डिजीज जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग है। बिल्कुल है। जबकि घुटने में पेन तो लाइफ थ्रेटनिंग है नहीं। सही बात। इससे तो आपकी एक्टिविटी तो रेस्ट्रिक्टेड हुई ना, लाइफ को तो कोई डेंजर नहीं हुआ। बिल्कुल। ठीक है, तो जो मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे फिजियोथेरेपी में आना है। तो इस वजह से काफी लोग आए। ठीक है। नंबर 2, हमने रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़े। हाँ, गाड़ियाँ बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, रोड एक्सीडेंट बढ़े, तो ट्रोमा बहुत हुए। राइट, ये भी ट्रोमा हुआ है ना। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हमने कंडीशन देखी 84 में कि जो राइट हुए ना, तो उनमें लोगों ने पता नहीं कौन ऐसा धूर्त आदमी था कि उसने ना लोगों को पेटला पे ही मारा ऐसे। अच्छा। हाँ, रोड मारता था कोई। अच्छा। हाँ, और इससे क्या होगा, पेटला टूट जाएगा, फिर ये हील नहीं होता पेटला। अच्छा। हाँ, या तो इसकी सर्जरी होगी या फिर जो है ना रिप्लेसमेंट होगी। ओके, ठीक है, और कोई उपाय नहीं, इसका हील होता नहीं है। तो लोगों के हमने घुटने जो है ना बड़े मुड़ते नहीं थे, तो उसमें बहुत फिजियोथेरेपी हुई ऐसे। अच्छा। तो उससे बड़ा लर्न किया यार, घुटना कैसे चलता है, कैसे नहीं होता है जी। तो ऐसे ये अब धीरे धीरे, जहाँ आपने सवाल पूछा कि कैसे चेंज आया, दूसरा जो है ना एक और चेंज आया अभी। एक चेंज आया आईटी इंडस्ट्री से ना, मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट बड़ा इमेंस हुआ कि यार ये बैक एक ना बढ़िया ही चीज़ है। अच्छा, धीरे धीरे क्लिनिक में पेशेंट भी आते थे बैक एक के, और फिर मुझे मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ भाई मैं ये ठीक कर सकता हूँ। और ठीक हुए लोग, कितने भी जो लोग कहते थे हम ये बड़ी प्रॉब्लम है इतने दिन से हो गए, और वो सिंपल कंसेप्ट है कि ओ बी द नेचर लॉ। अच्छा। हाँ, जो नेचर कहती है वैसे रहो, ऐसे ही चलो। ठीक है, फिर जाके ये सब एकदम धीरे 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 आराम आने लगा। उसके बाद मैंने 2013 में मेरे कुछ पैसा इकट्ठा भी हुआ, तो फिर मैं कोर्स करने गया लंदन। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। जी। अच्छा, वहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त थे, फिर उनसे वो एक कॉन्टेक्ट में आए, भाई तुम लोग क्या काम कर रहे हो। तो इस तरह से ऐसे धीरे धीरे जो है फिर मैंने वो मैनिपुलेशन भी मास्टरी की। अच्छा। हाँ, उसकी एक्सपर्टीज आपके पास एक्सपर्टीज आई। पहले वो देसी तरीका था, हाँ, अब प्रोफेशनल। हाँ, अब प्रोफेशनल ऐसे हुआ कि नाउ आई एम एबल टू सेलेक्ट टू whom I should do, to whom I should not do। तो $100 का तो क्वेश्चन यही है भाई, किसे करना है किसे नहीं करना। जो हम डिस्क को मोटे तौर से देखें तो 30% डिस्क में मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन वो 30 कौन है। हाँ, मैनिपुलेशन करना तो बहुत आसान है, वो तो एक सिंपल है प्रोसीजर, कोई भी सीख ले। लेकिन वहाँ पे एक रिस्क भी है। हाँ, किसे करनी है जी। तो वो रिस्क तो मैं कैरी नहीं कर सकता ना कि मैं भाई सबको कर दूं, उसमें से 30 ठीक हो जाए और 80 ठीक ना होए। बिल्कुल। तो वो तो रिस्क नहीं कैरी कर सकते हम। तो अब मुझे यही सेलेक्ट करना है कि किसको करना है किसको नहीं करना है। तो बस यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही मैंने सीखा फिर। जी, ठीक है। एक चीज़ और बताएं, कितना खतरनाक, कितना रिस्क है ये स्पाइन कार्ड जो आपके डिस्क से होते हुए जाती हैं। ठीक है, तो देखो अब मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे फिर कि जो वो पहलवान के पास आए और उनको फुट ड्रॉप हो गया, मतलब उनको पैरालिसिस हो गया। हाँ, पैरालिसिस हुआ लोगों को। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत खतरनाक भी है जो आप गलत तरीके से करते हैं, है ना। पर क्योंकि हम क्लिनिक में हैं और वी आर द पेड वन, भाई मैं फ्री में तो नहीं कर रहा किसी को, तो मैं आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। पूरी चीज तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सही केस सेलेक्ट करूं। तो मैनिपुलेशन करना कोई बड़ी चीज नहीं है, किसको करना है ये बताना, ये सबसे बड़ी चीज है, इसे सीखना। तो जो मैनिपुलेशन करना है उसके हैं 5 नंबर, किसको करना है उसके 95 नंबर है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एनालिसिस आपके अंदर आया। हाँ, ये फिर मैंने उसे सीखा धीरे धीरे, और बहुत डरते 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 मैंने वो सब सीख लिया कि जिसमें हम कर सकते हैं। फिर एक होता है ग्रे एरिया।
अच्छा, तो ओके। हाँ, ग्रे एरिया ये होता है जब आप थोड़े से निडर हो जाते हो ना, तो तब आप सोचते हो हाँ मैं थोड़ा और भी कुछ कर सकता हूँ। ग्रे एरिया, तो ग्रे एरिया है जहाँ पे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्राई लिया आपने, उसे ट्राई करना फिर। हाँ, तो उसमें भी सक्सेस हुई। फिर एक ऐसा एरिया जहाँ आपको एक लाइन खींचनी है, रेड लाइन, दिस इज रेड लाइन, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो मुझे ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए कि मैं एक अपना सर्कल ड्रा करूं कि दिस इज द एरिया ऑफ माय वर्किंग, इससे आगे मैं जाऊंगा तो खतरा है। सही बात, वहाँ पे रिस्क लेके काम करना यस, और ये मेरा ग्रे एरिया है, इसमें मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। बिल्कुल। सर एक चीज़ और बताएं, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि कहाँ डॉक्टर के चक्कर में पड़ना, एक ढाबे में बोल ही देते हैं, चलो अच्छा तेल की मालिश कर लेते हैं, कुछ ऐसा मूव लगा लिया, ठीक हो गया, लेकिन अपने रूटीन में है वो ड्राइव कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं, वो कितना रिस्क होता है? अच्छा, अब ये एक बड़ा सवाल है इम्पोर्टेंट, खास तौर से जो हम बैक एक के बारे में पूछो, क्योंकि यही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आप बात करोगे तो और बहुत सारे हैं, जी। पर हम अभी चलो इसे बैक एक पे ही करते हैं जी। तो बैक एक का जो पेशेंट है वो ये जो सवाल पूछता है वो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, है ना। तो मैं मोटे तौर से 3 इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। 98% बैक पेन जो है ऑटो रिजोल्यूशन में जाते हैं। अच्छा, खुद ठीक होंगे, गारंटी है। ओके, ठीक है, ऑटो के मतलब ठीक हो जाएंगे आप। 98, मैंने थोड़ा ज्यादा कहा, चल 90 मान लो आप जी। 100 में से 90 लोग का कमर दर्द ठीक हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, कैसे ठीक होगा? तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ ये करना है, उन्हें ये देखना है कि भाई किस पोजीशन में उन्हें रिलीफ है। जैसे उसे चलने में रिलीफ नहीं है, बैठने में रिलीफ है, या लेटने में रिलीफ है, ठीक है। तो बस वो पोजीशन पे उसी में जाए। मोस्टली पेशेंट को, जो कमर दर्द के पेशेंट है, डिस्कोजेनिक पेन, चलो अब हम इसे और नैरो कर लेते हैं कि स्लिप डिस्क की ज्यादा ही प्रॉब्लम है अभी आज, तो जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं जो वो 1 हफ्ता लेट जाए चुपचाप बिस्तर पे, ठीक है, तो 90% ठीक हो जाएंगे, गारंटी है ये। और लोग ये करते नहीं, लोग नहीं करते। लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे ये भी काम करना, दवाई भी खानी है, कि दवा खा के चलना और खराब करना है उसे, बिल्कुल ठीक है। तो जो आप नेचुरल के लॉ को अडॉप्ट कर लें और रेस्ट में आ जाएं 1 हफ्ते, ठीक है, तो पूरे चांस हैं आपके 90% कि 90% लोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, 10% ठीक नहीं होंगे, तो उन्हें 2-3 चीज देखनी सिर्फ। एक तो 1 हफ्ते से ज्यादा आराम एडवाइजेबल है नहीं जी, ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो उनको पैर में दर्द जा रहा है तो वो एक कैंडिडेट है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, जिन्हें छींक में या कफिंग में दर्द हो रहा है वो भी एक इंडिकेशन है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो एक इंडिकेशन है, तो जो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जो उनके सैडल एरिया में, सैडल होता है जैसे घोड़े की पीठ पर बैठते हैं ना, अच्छा, पेरिनियम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप टॉयलेट के टाइम हाथ लगाते हैं जहाँ, उस एरिया में जो नमनेस है, ओके, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड यू आर दी वन गुड कैंडिडेट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। ओके, हाँ, वो इतना बड़ा रिस्क है और उसमें दर्द नहीं होता। अच्छा, नमनेस से आपको पता चलता है, नमनेस जो वहाँ पे आई है और ब्लैडर बाउल कंट्रोल गड़बड़ है, मतलब जैसे यूरिन पास ही नहीं हुआ, ओके, पूरी रात होगी यूरिन पास नहीं हुआ, बिल्कुल आप सही कैंडिडेट हैं कि आप सर्जरी में जाओ तुरंत। ओके, हाँ, और हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट बचाए। मतलब इस लेवल पे वो अंदर बढ़ जाती है प्रॉब्लम? नहीं, वो तो इतना खराब हो जाएगा फिर कि उसको ब्लैडर बाउल कंट्रोल से याद आए भी ना, मतलब पेशाब लैट्रिन का पता ही ना चले फिर आगे थ्रू आउट लाइफ। इतना रिस्की है वो, और लोग आज की डेट में बहुत लाइटली लेते हैं जिंदगी। हाँ, उसे नहीं लाइट लेना चाहिए। बाकी जो और दर्द वर्द हैं उसे आप लाइट ले सकते हो, पर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसे बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। जी, जी। तो वो रेड फ्लैग है एक। जी।
रेड फ्लैग नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बताया डॉक्टर साहब आपने कि मतलब लोगों को कब ये सिम्टम्स नॉक करती रहती है। देखा जाए तो प्रकृति उनको हमेशा नॉक करती है भैया कि आपके अंदर दिक्कत आने वाली है, लेकिन लोग अवॉइड करके अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें मस्कुलर पेन नहीं होता, वो पेन कुछ और होता है, ठीक है। वो आपको रेस्ट करने से, वैसे करने से ठीक हो जाता है, तो उसे फिर आदमी कैरी ऑन करता रहता है और एक क्रोनिक पोजीशन में चला जाता है, तो फिर उसका रिजोल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब मैं एक और चर्चा करूंगा आपके फिटनेस को। मैं आपकी एज देखता हूं और आप जिस तरीके से सारा क्लिनिक मैनेज करते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं बहुत ही एक्टिवली, आपका रूटीन क्या रहता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने से लोगों को एक लर्निंग मिलनी चाहिए कि इस एज में, मतलब आप 70 से ऊपर वाले एज के हैं और फिर भी आप फिट हैं, आप स्टेयर्स यूज कर रहे हैं एकदम दौड़ के आराम से। मैं 4 साल पहले भी आपको देखा था, आप उतने ही फिट थे, अब और ज़्यादा फिट लग रहे हैं। इसका राज बताएं आप जी। तो इसका राज जो है ना, इसके 2 राज हैं जी। आपका रूटीन कैसा रहता है? मतलब रूटीन मेरा ऐसा है कि मैं सुबह उठता हूँ जी। आजकल 6 बजे उठता हूँ, पहले थोड़ा जल्दी उठता था। अच्छा। पहले 5 बजे 4 बजे ऐसे उठ जाता था जी। ठीक है। उठ के फिर मैं करीब जो है आप समझो 5 किलोमीटर के करीब घूमता हूँ। अच्छा। ब्रेस्ट वॉक जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा नहीं, नॉर्मल वॉक, थोड़ा ब्रिस्क वॉक। अच्छा। है ना, जैसे आधा किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर लिया बस, ठीक है। और थोड़ा पीटी कर ली, राइट। है ना। मैं कोई बॉडी स्पेसिफिक कोई योगा अभ्यास ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, और आराम से करता हूँ, है ना। और कुछ फिर मैं कुछ सांस की क्रिया करता हूँ। अच्छा। हाँ, ब्रीदिंग है वो भी सिंपल है, ठीक है जी। वो ब्रीदिंग की, और जो मुझे लगता है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आप जैसा भी डिसीजन ले, तो मैं ना, मुझे कुछ खाने से ज्यादा प्यार नहीं है। अरे वाह। हाँ, ये नेचुरली आपका है? ये नेचुरल है मुझे। ओके। अच्छा, और जब मैं काम पे मैं तो काम करता हूँ, तब मैं तो खाना नहीं खाता। अच्छा। हाँ, एनर्जी आपकी मेंटेन रहती है? ज्यादा एनर्जी रहती है। अरे वाह। और खाने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि 92 से 98 तक हाँ। मैंने कोई लंच नहीं किया। अरे बाबा, 92 से 98 तक, ठीक है। और ब्रेकफास्ट भी तो आप क्या समझो कि एक रोटी जी, ठीक है। पराठा नहीं मैं खाता, कभी मिल जाए तो अच्छा लगता है वैसे तो, हाँ। पर जनरली बनते नहीं पराठे। जी, तो जी। दाल रोटी खाई और छाछ पिया बस जी। 1 गिलास छाछ पिया और मैं चला गया। और उसके बाद मैंने कोई लंच नहीं किया, ठीक है। लंच के नाम पे कोई सपोज एक फ्रूट हुआ, केला हुआ, या कुछ खा लिया, ठीक है। और फिर मैं 10 बजे तक काम करता था रात के। तो मेरा पिछले आप समझो कि 25 साल जो है, 25 से 30 साल मेरे 17-18 घंटे वर्किंग है। अरे वाह। और आज भी वो चीज मेंटेन है? हाँ, अब इतना मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं मतलब उतना फिजिकल वर्क नहीं है। हाँ, ऑक्यूपाइड हूँ, पर फिजिकल वर्क इतना नहीं है जितना मेरा फिजिकल वर्क तब था। पर तब मैंने लंच नहीं किया, और मेरा वेट उतना ही है, 70 kg है। तब भी 70 kg था, आज भी 70 kg है, ठीक है। तो लोगों को सीखना चाहिए। तो अब मैं भी ये लोगों से कहता हूँ भाई, खाने में कोई ऐसा बात है नहीं खास कुछ कि आप खा के बड़ी एनर्जी आ जाएगी, आप ज्यादा काम करोगे ना। मुझे नहीं लगता ऐसा खा के कोई ज्यादा काम। अध्यात्म और मेडिकल साइंस अगर एक दूसरे का समन्वय यहाँ पे हो जाए तो क्या जिंदगी जीना और आसान हो जाएगा? देखो, ये एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग है जी, वो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन में है जी। भाई, मैंने एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, पैथोलॉजी पढ़ी, अब कैसे इसे ठीक करना है वो एक अलग साइंस है। जी जी, ठीक है। उसमें इस बात का जी कोई ना ही मुझे ट्रेनिंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्राणायाम करना है, तो मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं है उसकी जी, कि प्राणायाम से कुछ ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मैं पर्सनली कुछ कह सकता हूँ जी कि जो आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी हीलिंग जो है ना डेफिनेटली इनहेंस हो जाएगी। ओके।
ये होता है। हाँ, ये है और मैंने बहुत बारी देखा है ये जी। कि जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादा इफ नोट्स नहीं करते क्लिनिक में, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बशर्ते जो टर्बुलेंस में हैं, 10 जगह सोच रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनकी तो healing कम। उनकी हीलिंग कम है और देर लगता होगा। उन्हें देर लगता है। ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है जी। बहुत लोगों के साथ कि जो लोग डॉक्टर साहब 40 साल एक बड़ा दौर होता है। कोई ऐसा पेशेंट जो कि लगा कि माय गॉड इसको कैसे मैनेज किया जाए, कोई एक ऐसा पेशेंट आया होगा? तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे, पर एक पेशेंट, चलो मैं आपको एक पेशेंट करता हूँ जो कि आपके लिए चैलेंज हो जाए कि इसको कैसे करें। ऐसे कैसे करें। जी। एक पेशेंट था, इसे स्लिप डिस्क थी, इसकी एज है 42, ठीक है। ये रहता है रोहिणी में, उधर सरस्वती विहार एक जगह है उधर, वहाँ रहता था। तो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो उनके हमने काफ़ी पेशेंट ऐसे ठीक किए। तो ये पेशेंट ना इन्होंने 5 जगह दिखाया, गंगाराम हॉस्पिटल और जो अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो कि MRI वगैरह में सब चीज़ में ये तय हुई बात कि ये बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। और वो 1 महीने से बिल्कुल बिस्तर पे तड़फ रहा पेन से। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई सर्जरी तो मैं कर सकता हूँ तेरी, पर मैं जरा तुझे एक जगह भेजना चाहता हूँ, तू वहाँ पे 15 दिन जा, लेट अस सी, नहीं होगा तो सर्जरी कर देंगे फिर तुम्हारी। तो जब मैंने इसकी MRI देखी तो मुझे भी लगा कि नहीं होगा। ये मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं कर सकता था, तो मुझे लगता कि ये मेरे से ठीक नहीं होगा, है ना। पर अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 15 दिन बाद हम देखेंगे, पर 15 दिन ऐसे ट्राई करो इसे। तो मैंने फिर उसे 15 दिन ट्राई किया और मैंने देखा कि 7 दिन बाद उन्हें काफ़ी बेटर हुआ। तो फिर और उम्मीद हुई, फिर और बेटर हो गया, फिर और बेटर हुआ। तो 1 महीने में वो बिल्कुल ही ठीक हो गया एकदम। तो 1 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे यार त्यागी, जो ये पेशेंट ठीक हो सकता है तो दुनिया में सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे, तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल का था। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया कि यार जब ये ठीक हो सकता है तो सभी ठीक हो सकते हैं। तो जो मेरा ग्रे एरिया है ना, वो और थोड़ा वाइड हो गया, वहाँ पे वो चीज़ रियल होने लगा, और हमने सोचा कि अब हम ग्रे एरिया में भी स्टेप इन कर सकते हैं। राइट। स्टेप इन कर सकते हैं हम, तो अब हम करते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज की यूथ को जो एक ढर्रे में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और खान पान का आपको पता ही है, कुछ भी खा ले रहे हैं। आज की डेट में फास्ट फूड लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे फूड ऑर्डर हो जा रहे हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, जबकि बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है प्राकृतिक तरीके से देखा जाए तो। क्या मैसेज होगा आपका इस यूथ के लिए? देखो, जब मैं सेकेंडरी स्कूल में स्कूल जाता था तो वहाँ प्रेयर में क्या करते थे, वो पीटी मास्टर आ जाते थे बाद में, वो कहते पीटी करो। तो हम उन्हें बड़ी गालियाँ देते थे कि अभी ये तो हम चल के आए फिर पीटी कराने लगा अभी। तो मैंने कहा जब मैं प्रिंसिपल हो जाऊँ तो ये सब बंद कर दूंगा, पीटी है ना। अच्छा, अब इस स्टेज में मैं सोचता हूँ कि भाई जो मुझे कोई एक एजुकेशन डायरेक्टर बना दे तो मैं उसे 1-1.5 घंटा पीटी कराऊं अभी, पहले छोड़ूंगा नहीं 1.5 घंटे से पहले, बिल्कुल, है ना। तो अब ये चेंज आ गया देखो। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी आर नॉट मेड फॉर सिटिंग, हम तो मोबिलिटी के लिए बने हैं, और ये चीज़ पहचानना जरूरी है। तो और जो आप लिटरेरी वैसे देखो, मेडिकली देखो जी, तो हर एक जॉइंट को आप 10 बारी उसकी मोशन जरूर करनी चाहिए एक्सट्रीम रेंज में। अच्छा, तो जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम सब काम क्या कर रहे हैं, मिडिल रेंज में काम कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यूं खा रहा हूँ, तो ना यूं कर रहा हूँ ना इसे ऐसे कर रहा हूँ, उतने में हो गया। उतने में जो भी मिडिल रेंज है, वो हाथ में काम कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, है ना। या घुटना मोड़ रहा है तो घुटना मोड़ रहा है तो इतना मोड़ रहा हूँ, ना तो इसे एक्सट्रीम यूं कर रहा हूँ ना एक्सट्रीम ऐसे कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे 10 बारी
एक दिन में हर एक जॉइंट की एक्सट्रीम मूवमेंट करनी है। तो ये बहुत जरूरी है जो आपको जॉइंट को हेल्दी रखना है। तो बिल्कुल, तो ये दर्शकों के लिए रामबाण ही होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि जो लोग 12th में या पास करके आए उन्हें 2 महीने वो ट्रेनिंग दो, फिजिकल ट्रेनिंग दो कि ये जरूरी है तुम्हारे लिए, तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। जी सही बात है। नहीं तो फिर वो इधर घूमता रहेगा। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर त्यागी आपकी बात जरूर पहुंचाना चाहूँगा उन इंस्टीट्यूशन को, उन संस्थानों को, कॉलेजेस को, कि अपने बच्चों को सर्टिफिकेट जिस दिन उनको हैंडओवर किया जाता है उस दिन कम से कम ये ड्रिल कराएं या 1 महीने पहले तक कराएं। हाँ। तभी जाके वो सर्टिफिकेट या वो अवार्ड उनको मिलेगा और इसी एक्सरसाइज के साथ मिलेगा, तब जाके वो तब जाके उन्हें वहाँ सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तब मिले उन्हें, तब ये इतना काम कर लें। जी जी। एंड इन द सेम वे जो आपने पहली बात पूछी ना स्पिरिचुअल की, तो आज मैं चाहे कितना इंटेलिजेंट हूँ अपने फील्ड में, ठीक है, लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे सोशल प्रॉब्लम आई, फैमिली प्रॉब्लम आई, आई बिकेम डिप्रेस्ड। और मैंने देखा कि जिंदगी में ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन में बहुत टॉप पे रहे, सुसाइड कर लिया उन्होंने, जरा सी प्रॉब्लम आती है। ये एक तो ये चेंज रहा तो है। ये मुझे बड़ी कमाल की बात करी यार, तुमने क्या किया ये, तुम अपने प्रोफेशन में तो इतना चले गए और दूसरे में आप जीरो हो गए, बिल्कुल जरा सी प्रॉब्लम आई आप मरने चले। बिल्कुल नहीं। तो एक ये ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। ओके। 10th के बाद हो, 1-2 महीने की, 12th के बाद हो, और ग्रेजुएशन तो बिना 3 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए। कि अपनी जिंदगी को समझो, हु आई एम, राइट, ठीक है। नंबर 2, मैं अब नेट पे पढ़ के 10 चीज मैंने सीख ली है, कार कैसे चलती है, हवाई जहाज कैसे चलता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा हार्ट कैसे चल रहा है, कि उसमें कितने चैम्बर है, क्या ब्लड प्रेशर क्या है, बिल्कुल ठीक है, घुटना कैसे चलता है। तो कम से कम इतनी तो बात समझ लो आप। जिस बॉडी के साथ आप 24 घंटे रह रहे हो, यही तो आपके साथ है, बिल्कुल, इसी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता लोगों को, आपाधापी में भाग, और बस पूछे नहीं कुछ, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, है ना, कंप्यूटर पे अपने पे नहीं सीखना चाहता कुछ। अरे बाप रे क्या बात है। सही बात है, इतनी बहुत बहुत सूक्ष्म बात आपने बोली है, और दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि भैया खुद तो चलना सीखो, पहले तो खुद ठीक रहो, उसके बाद सीखो जो भी तुम्हें स्किल सीखनी है, गाड़ी चलाना है, जो भी रहना है वो तो सीख लो पहले। सही बात है, सही बात है, नहीं सीखोगे तो गड़बड़। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये लोग बहाना बनाते हैं, लोगों के स्केड्यूल होते हैं कि अरे टाइम नहीं है, अरे टाइम नहीं है, आप रहोगे ही नहीं तो टाइम क्या करेगा। टाइम क्या करेगा फिर। जी बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो यूथ है वो अपने डर्रे में चलता चला जा रहा है, साल पे साल बीते चले जा रहे हैं, बीच में कोरोना आया, उससे भी निकल के चलो आगे आ गए, फिर भी लोगों को समझ नहीं आया अभी तक अपनी ज़िंदगी जिए कैसे, फिजिकल फिट कैसे रहें। तो अगर जो यूथ है उनको रूटीन फॉलो करना पड़े कि मिनिमम चीज़ क्या 3-4 कर लें सुबह या शाम को, ताकि वो फिट रहें, वो बता। अच्छा चलो, तो हम उस टेक्निसिटी में घुसना नहीं चाहते भाई क्या करें, क्या योगाभ्यास करें, क्या करें, क्या नहीं करें, नहीं ठीक है। मेरा तो जो योगाभ्यास लोग करा रहे ना उनके खिलाफ भी मेरी एक ओपिनियन है कि वो क्या है कि देखो योगा एक सुपर्ब चीज़ है, योगा इज वे ऑफ लाइफ, ठीक है, और जो उसका एक स्पैन है जिसे हम बोलते हैं योगाभ्यास। जैसे योगा तो भाई 8 स्पैन हो गए, जैसे यम नियम आहार प्रत्याहार है ना, आसन आहार है ना, तो यम नियम हो गए डूज एंड डोंट्स, एग्जैक्टली भाई क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हो गया आहार, क्या खाना चाहिए, ठीक है, और फिर आसन हो गया, है ना। तो अब मैं तो सारी बात तो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे वो बहुत नॉलेज नहीं है, पर आई हैव वेरी रेस्पेक्ट फॉर योगा। तो भाई योगा तो सुपर्ब है, वो तो बहुत ऊपर है, हम तो कहीं भी नहीं, हम तो इधर बैठे हैं, इधर उसी का एक उसका भी एक पार्ट का भी सब पार्ट है, ठीक है। तो उनका जो एक पार्ट है आसन, जिसे हमने कहा एक्सरसाइज, वी कॉल्ड इट एक्सरसाइज, ठीक है।
तो ये जो योगा टीचर है ना, इनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं है ठीक से, तो ये भी बहुत डैमेज करते कई बार, है ना। और भाई ये कर लो, उससे ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है कि हम जो डिजीज है ना, हम है ट्रेंड डिजीज में, हम हेल्थ में ट्रेंड नहीं है। राइट, मतलब हाँ, जैसे कोई आप आए और आप कहो जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आगे बताओ, तो मैं कहूँगा जी नमस्ते, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो आप कहोगे मुझे दर्द है, आई एम वेरी हैप्पी कि आई कैन हेल्प हिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा काम है कि उसे नीचे से बस सरफेस पे बैठाना। राइट, अब जब वो ठीक हो गया तो योगा करे, ठीक है, ताकि वो ठीक रहे, ताकि इधर ना आए, वापस ना आए। Exactly. तो योगा का रोल है कि हेल्दी को मोर हेल्दी करना। हमारा रोल है डिजीज को नॉर्मल करना। हेल्दी 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 हमने कर दिया उसे, ठीक है, अब वो योगा करे, ठीक है। तो उसे योगा की ट्रेनिंग लेंगे। इंटरेस्टिंग बात आपको योगा में बताता हूँ कि योगा में कोई भी एक्सरसाइज जो है ना, वो वेट बेरिंग नहीं है। अच्छा, वजन के साथ कोई योगा नहीं है। अच्छा, सारी योगा की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग है। ओके, स्ट्रेच करो, हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, कोई योगा की एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल राइट, हाँ, सही बात कह रहे हैं, ठीक है। कोई उनमें वजन लेके नहीं करा रहा योगा में, कोई आसन नहीं आपको कहे कि 5 किलो लेके करो, सारे, ठीक है। सब कह रहे स्ट्रेच करो, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत वेट बेरिंग एक्सरसाइज है 10%, वो ऑटो वेट की हैं, अपने वेट के साथ कर लो जी, एक्स्ट्रा वेट से नहीं करना कुछ, जी, जी, तो हेल्दी रहोगे बिल्कुल जी। तो मेरा मानना तो यही है कि देखो, अब मुझे आप जैसे अब कमर दर्द के बारे में ज़्यादा लोग पहचानते हैं, भाई मैं कमर को अच्छे से पहचानता हूँ। जी, जी, जी। तो इंटरेस्टिंग बात ये है ना बैक एक में कि बैक एक ना बस इतनी बड़ी है ये। अच्छा, ओके। हाँ, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ये 5 हड्डी हैं यहाँ पे, जी, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो अब आपने पूछा कि भाई हम क्या करें ताकि हम हेल्दी रहें, हाँ, है ना। routine कैसा हाँ, तो रहे। मैं अब उस टेक्निसिटी में नहीं जाता, ये एक्सरसाइज करो, जी, वो करो, जी, कुछ जी। ना करो आप 2 काम कर लो बस। अब एक तो वॉकिंग करो, अच्छा, ब्रिस्क वॉक कर लो। राइट, तो ब्रिस्क वॉक करने से क्या होगा, आपका स्पाइन ना ऐसे रोटेट करता रहेगा 8 डिग्री में। अच्छा, तो ये आप ऐसे समझो जैसे ग्रीसिंग होगी बियरिंग की, अच्छा, और डिस्क हेल्दी हो जाएगी इससे, ओके, ठीक है। और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो आप, ओके, लेकिन स्ट्रेचिंग में फॉलो ए रूल, जिसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि मैं आपको एक फ्रेंड देता हूँ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए उससे बात करो आप। तो वो फ्रेंड क्या है, दिस इज योर डिस्कम्फर्ट। अच्छा, तो आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा अरे हो, वाह, मतलब आपने स्ट्रेचिंग की और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा, स्टॉप इट। ओके, तो आप सेफ रहोगे, जी, जी, ठीक है। अनलेस अनटिल आपको कोई प्रोफेशनल डिमांड है, हाँ, देन आप जाओ। तब तो फिर आपको फिर गाइड के साथ करना है उसे। तो जो आप नॉर्मल आदमी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस फ्रेंड को हमेशा साथ रखो। जी, व्हाट इज फ्रेंड? डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट हुआ, अब हमेशा आपको साथ रखो। अब हमेशा उससे पूछ लो कि भाई, अरे ये डिस्कम्फर्ट नहीं भाई, नहीं अब नहीं करेंगे। वो खुद ही रोक देगा, वो खुद रोक लेगा कि भाई आप डिस्कम्फर्ट है, रोक नंबर 2, रेस्पेक्ट द पेन। ओके, पेन इज योर Don't फ्रेंड, ignore, हाँ। पेन इज योर फ्रेंड, ओके, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना। हाँ, जो ये पेन ना हो ना आदमी को, तो ये जो आदमी है ना, यही खत्म हो जाए। ओके, वो रियलाइजेशन ही नहीं रह और जाएगा। जो आपको अपेंडिक्स हो गया और पेन ना हो, मर नहीं जाए आदमी। हाँ, तो पेन ही तो बता रहा है पेन बता रहा है आपको कि भाई कुछ तो समथिंग गड़बड़ है। गोइंग रॉन्ग। यस, कुछ अब गड़बड़ी कोई है। एक एक्सरसाइज आप कर रहे जी। हैं और पेन हो रहा है उसमें, जी, ये गलत है बस, अरे मेरी राय में। बहुत अच्छा। उसे नहीं करना आपने। ओके, कितनी कितनी छोटी सी बातें हैं, लोग इस चीज को हमेशा अगर याद रखें तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ ना नॉर्मल लाइफ चल जाएगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नंबर 2, बैक एक में मैं बात बताता हूँ। जो आपको जैसे वेट उठाना, जी, तो लिफ्ट द वेट ट्वाइस। अच्छा, हाँ, एक बारी मेंटली उठाओ ओके, और फिर फिजिकली उठाओ। जैसे अभी कार खराब हो गई, आपने कार को धक्का, कार उठानी है, तो आप जोश में आके कार उठा दो ऐसे, तो आपकी डिस्क ना टीयर हो सकती है। बिल्कुल। तो अब आप मेंटली उठाओ पहले कि यार कार उठानी है, तो बॉडी आपकी ना तैयार हो जाएगी, ओके, बस फिर आप सेफ हैं। अच्छा, हाँ,
इस लेवल तो हाँ, इमोशनली नहीं करना कुछ ऐसा काम। हाँ कि मैं कर लूँ, भक्त से कर लिया एकदम बच के बिल्कुल मैं कर, अब मैं करता हूँ, लव मैं करता हूँ, उसमें गड़बड़ हो हाँ जाती। तो आप कर लो उसे, लेकिन पहले मेंटली फिर फिजिकली। जी। तो ये एक एडवाइस हो सकती है लोगों को जो माने तो। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये चलिए, और मैं एक लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? क्या आप स्टार्टिंग से ही डॉक्टर बनना चाह रहे थे, या पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे थे, या कुछ आपने कि हमें टीचर बनना है? कैसा था आपका बचपन सर? देखो, मैं ना एक बिल्कुल गांव में पैदा हुआ जी, और किसान परिवार था जी, और मैं शुरू में पढ़ने गया नहीं बिल्कुल। जी। जब मैं 7 साल का हो गया तो तब मेरे पिताजी मुझे लेके गए प्राइमरी स्कूल में। गांव का स्कूल था जिस पे फर्श बिछा के बैठते थे। जी, जी, जी। तो वो पिताजी छोड़ के आते थे और उनसे पहले मैं गांव में आ जाता था बाहर से, दूसरे रास्ते से। जी। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने उन सब के साथ मैंने पास कर लिया। 5 क्लास मैंने जी, जी। पास कर ली। जी। और मुझे जब मैं 5 क्लास में था तो मुझे सारा मैथमेटिक किताब याद थी, हाँ। और सारी हिंदी की जो वहाँ होती थी। और जब मेरा एक एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक का, तो उसमें एक सवाल आया कि जी एक लट्ठे का भाग इतना ऊपर है, इतना नीचे, तो कितना है कुल मिला के। लेकिन उसमें ना वो 1/5 की जगह 1/4 लिखा था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने देखा 1 लट्ठा, मैं कहा यार ये तो वही सवाल है। मैंने वही कर दिया पूरा। जी। पर मुझे तो सारे रट्टे पड़े थे सब। राइट, राइट, हाँ। ठीक है। फिर मैं पढ़ने में ठीक था बिल्कुल, और 10th क्लास में मैं स्कूल का टॉपर रहा। अरे वाह। 8th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा। वाह। ठीक है जी। फिर 10th में टॉपर रहा जी। और 12th में मैं फिर मतलब ठीक था पढ़ने में, पर 12th में मेरे इतने बढ़िया मार्क्स आए नहीं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। तो फिर मैंने मेडिकल की तैयारी की, उसमें हुआ नहीं, फिर मैंने वो छोड़ दिया। जी। ठीक है। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं गांव चला गया वापस। अच्छा। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की DU से, फिर मैं वापस चला गया गांव में और मैं खेती करने लगा। अच्छा, फिर आगे। और मैंने 4 साल खेती की, जी। और बहुत आई वॉज वेरी हैप्पी। तो खेती में बड़े साइंटिफिक वे से कर रहा था, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी हुई थी और मेरा सब बैकग्राउंड अच्छी थी साइंस की। जी। तो मैंने इंसेक्टिसाइड ये सब कोई यूज नहीं कर रहा था, तब मैंने यूज किए। अच्छा। और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया गांव में कि भाई मैं अच्छी खेती किस कर रहा दौर की हूँ। बात है ये है बिफोर 80। अच्छा। वाह। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं एक दिन ऐसे ही ना बरसात में ऐसे सो रहा था। ठीक है। और सोते सोते मुझे ऐसा लगा यार मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा, ये तो मैं वैसे भी कर लेता। हाँ। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन है। फिर आई कि ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा फिर मेरे परिवार में डिस्टरबेंस हुई, भाई ने झगड़े वगड़े कर दिए कुछ ऐसे। तो फिर मैं ना एक दिन अपने फादर को बता के, एक बड़ी सेंटिमेंटल बात है, बताएं ये। तो मैं फिर गांव छोड़ के चला आया कि हमें नहीं, मुझे वो सब रहना नहीं था। और उसके बाद फिर मैं जहाँ रहता था कालका जी, फिर मैं उस आदमी के पास गया, और मेरी जेब में करीब आप समझो 22-23 रुपये होंगे कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा आदमी मिला, और उसने कहा कोई घबराने की बात नहीं, तू मेरे साथ रह ऐसे, और बस मेरी दुकान तू पे बैठ जाया कर ऐसे जाके। अरे बाप। तो फिर मेरा काम यही था कि वो झाड़ू मारना वहाँ पे दुकान पे और बैठना, और उसके बदले मुझे रोटी और वहाँ रहना मिला। अरे। तो मैं ऐसे इसी सोच में था, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने काफ़ी लोगों को ट्राई किया कि मैं क्लर्क ही हो जाऊं कहीं, भाई कुछ तो रोजी रोटी चाहिए ना उस टाइम। तो वो कुछ हुआ नहीं मेरा। वो किसी ने कहा जी टाइप नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता। एक दिन ना एक आदमी आया, तो उसने उससे पूछा आदमी से, यार ये लड़का लग तो कुछ पढ़ा लिखा सा रहा है, कुछ क्या करता है। तो उसने कुछ कहा होगा उससे,
तो उसने कहा नहीं नहीं अच्छा तो इसे मैं ले, तो वो मुझे ना पीटी कॉलेज ले गया। ओके। नेहरू प्लेस में था पीटी कॉलेज। तो उन्होंने मुझे आधे घंटे पढ़ाने का वो टाइम दिया। हाँ, और 250 रुपये उन्होंने दिए। तो मैं चाय का बड़ा शौकीन था, तो मुझे यार चाय बड़ी पीनी है, तो मेरे चाय के पैसे आ गए। जी। चाय के पैसे आ गए। तो फिर उन्हें और मुझे मैं पसंद आया तो उन्होंने मुझे और 2-3 घंटे दे दिए, तो मेरे 700 रुपये हो गए। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा जी। तो उसमें कुछ मुझे पैसा मिल गया। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसने भी देखा होगा भाई बड़ा सिंसियर लड़का एकदम, तो डेडिकेटेड है, उसने मुझे और काम दे दिया। तो फिर मेरे पास 2000 रुपये आने लगे। तो मैं बड़ा मतलब आई फील वेरी गुड, ठीक है। हाँ, इस्टेब्लिश में मतलब होने लगा फिर धीरे धीरे। तो फिर मैंने जिनके पास रहा था फिर मैंने उन्हें कहा भाई मैं अब देखो मैं कमाने लगा, अब आपके पास मैं आपको बाहर नहीं मैं बनूंगा। राइट। हाँ। ठीक है। तो उसने कहा ना तू इधर छोड़ के तो नहीं जाएगा हमें। बड़ भगवान का भेजा आदमी था कोई। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ जो है ना उसी दौरान फिर मेरी एपीजे में एक नौकरी लग गई। तो मैं बायोलॉजी पढ़ाने लगा उधर। अच्छा। मालवीय नगर में। जी। वहाँ मैंने 6 महीने काम किया, पर मुझे लगा यार ये काम अच्छा नहीं है, कब तक मैं ट्यूशन पढ़ाता रहूँगा, ये करता रहूँगा। तो फिर मैं किसी के यहाँ गया था कहीं, तो भाई मैंने कहा कोई मुझे पार्ट टाइम ऐसा टेक्निकल जो बताओ कोई, तो ताकि मैं ट्रेनिंग कर लूँ और भाई अपनी रोजी रोटी चला लूँ। जी। तो उसके बाद फिर किसी ने मुझे कहा यार फिजियोथेरेपी कर ले तुम। अच्छा। हाँ, ये ना ये कोर्स है, इसे कर ले। तो मैंने सोचा पार्ट टाइम कोर्स होगा, मैं कर लूँगा ये। राइट। तो वो यूपीएससी में एग्ज़ाम था और यूपीएससी एग्ज़ाम था, तो मैं वहाँ गया तो मैं ढूंढने मुझे टाइम लग गया और मैं वहाँ पे 20 मिनट लेट पहुँचा एग्ज़ाम में। उसमें अपीयर नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा अब तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो भी मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, तो फिर किसी को पता नहीं दया आई होगी, उन्होंने कहा यार बैठा लो चलो इसे। अच्छा। तो मूड ऑफ हो गया, मैंने वो एग्ज़ाम दिया। जी। एग्ज़ाम दिया और तब मैं उनसे वहाँ दूसरी जगह चला गया था क्योंकि भाई मेरी इनकम होने लगी थी तब। जी। और मुझे पक्का कंफर्म था कि मैं एग्ज़ाम में आऊँगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 15 सीट थी और कोई 5-7 हज़ार लोग बैठे थे। तो कोई मैं वैसे ही मूड ऑफ हो गया, बाद में मेरा पेपर भी ठीक नहीं गया। तो मैं वो गर्मियों की छुट्टी हुई क्योंकि मैं ट्यूशन ही पढ़ाता था तब। तो जी। सुबह 7 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक यही काम था बस मेरा, ट्यूशन। ठीक है जी। खाना भी खुद बनाना, कपड़े भी धोने, सारे काम करने और पढ़ाना सारे दिन। ठीक है। 10 बजे के काम मेरे शुरू होते थे, वो कपड़े धोने और खाने के। तो फिर वो गर्मी की छुट्टी में मैं घर चला गया। तो ये आदमी सरदार जी मेरे घर आए। अच्छा। उस कमरे पे आया जहाँ पे मैं रह रहा था। जी। तो वो लॉक था और उस पे एक टेलीग्राम लग रहा था। अच्छा। तो इसने देखा होगा भाई टेलीग्राम है, तो उन दिनों टेलीग्राम इम्पोर्टेंट चीज है भाई, कुछ गड़बड़ है जरूर। है ना। तो आया है। तो ये जो है ना इसने अपना लड़का गांव भेजा मेरे कि यार उसका टेलीग्राम आया, तू जाके दे उसे, कुछ तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो ये बात थी 7 तारीख की और टेलीग्राम में लिख रहा था कि भाई 10 तारीख लास्ट है, एडमिशन ले लो नहीं तो जी कैंसिल हो जाएगा, दूसरे को देंगे। सही। तो मैं 8 तारीख को आके फिर मैंने एडमिशन लिया जी। ये सोच के कि पार्ट टाइम है मेरा, वो तो चलेगा ट्यूशन तो, और ये मैं कर लूँगा कोर्स, कर लूँगा कोर्स। लेकिन जब वो शुरू हुआ जुलाई में, तो मैं गया सुबह कॉलेज 9 बजे और 5 बजे छूटा मैं। ओके। ओहो, इतनी पढ़ाई के तो पार्ट टाइम तो छोड़ दो, अब तो फूल का भी बाप ही। ठीक है। पूरा ऑक्यूपाइड, पूरा सुबह से शाम तक तो इसमें ऑक्यूपाइड हो गया मैं। अच्छा, पैसे अब मैं घर से पैसे ले नहीं सकता। राइट। हाँ। ठीक है। घर से मैंने पैसे लिए नहीं, वो सिद्धांत भाई जिस दिन से मैं आया जी। मैं घर से पैसे नहीं लिए मैंने। तो फिर मैं आ गया। अब मैं फिर क्या करता हूँ, वहाँ से 5:30 बजे मैं छूटा और फिर मैं पीटी कॉलेज, फिर मैंने 10 बजे तक पढ़ाया, है ना। सुबह 8 बजे की बस्ती, फिर कॉलेज जाना। अच्छा। तो वो फिर ऐसे चला काम।
मुझे वो पढ़ने का कोई टाइम नहीं था, जो अपना मेन कोर्स पढ़ने का टाइम था, जिसमें आपने एडमिशन ले रखा। और जिसमें लोग बहुत मेरे से तो बड़े इंटेलिजेंट लोग के जी, वो कोई टॉपर है 12 क्लास का, कोई बीएससी करके आया, कोई कुछ आया, और रिच फैमिली और रिच फैमिली के लोग, हम तो गरीब आदमी ऐसे, तो कोई मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, ठीक है। पर मेरी संजय जी मेमोरी इतनी जबरदस्त थी कि जो वो टीचर पढ़ा रहा बस वो इधर ही आ रहा। अरे वाह, ठीक है। तो कई बार मैंने बात करता हुआ पकड़ा गया क्लास में। अच्छा। पीछे हम तो बैक बेंचर थे जी। पीछे बैठते थे जी। लेकिन वो ट्यून ऐसी थी, फ्रीक्वेंसी वहीं लगती थी वो, ठीक है। तो जब बोला बोलो क्या है, तो ऑल ऑफ सडन खड़े हुए ऐसे और बस बोलना शुरू हुआ, तो वो ही बोला जो उसने पढ़ाया था। अरे वाह, और वो टीचर कहते बैठ जा, क्या करे अब, ठीक है। सही बात। अच्छा, अब एग्जाम हुआ, एनुअल एग्जाम हुआ जी, ठीक है। तो 15 में से 13 लोग बचे, 2 छोड़ के चले गए मेरे घर, ठीक है। उनमें से 7 पास हुए, जिसमें मैं भी था। अच्छा, कमाल। जी, बिल्कुल कमाल। ठीक है जी। और फिर मैंने पढ़ाना भी बंद किया। उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि भाई वो तो लत थी ना पढ़ाने की, तो पैसा भी आ रहा था, बिल्कुल। तो फिर मैंने लाजपत नगर में एक ट्यूशन ग्रुप शुरू किया किसी के साथ। अच्छा। हाँ, और मैंने बहुत तरकीब सीख ली फिर पढ़ाने की कि कैसे अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए। तो तरकीब कुछ नहीं थी, तरकीब ये है कि मेड दी थिंग्स इजी। तो फिर बस मैंने वो जो मैं 7 दिन पढ़ा रहा था ना, वो मैंने 1 घंटा काम किया बस फिर। तो उसमें ग्रुप बड़ा हो गया, है ना, और मैं ऐसे पॉपुलर हो गया कि कोई साइंस टीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बड़ा आसान कर दिया इसने काम सारा, ठीक है। आसान पढ़ाओ पहले, जब उन्हें हो जाए तो मैं जैसे कहता था, मैं बहुत आसान सवाल बोलता था, मैं कहता बहुत मुश्किल सवाल है, देखो ये होगा नहीं तुमसे, करो, तो वो कर देते थे। तो बच्चों को लगता था लो जी ये तो बड़ा आसान हो गया। वो धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस हो गया। अच्छा, एक ट्रिक मिल गया, उन्हें ट्रिक मिल गई, और सब बच्चे जो मेरी क्लास में पहले 10 बच्चे थे वो 35 हो गए। अरे वाह, ठीक है। तो जो मैं पूरे दिन में काम करता था, बस मुझे उतना काम चाहिए मेरा खर्चा निकल जाए, ठीक है। उसके बाद भी फिर मैं फिजियोथेरेपी में आया, तो मुझे वो ना लपक रही पढ़ाने की। अच्छा। ये आपके अंदर स्किल था, और हाँ, वो मैंने सीख भी लिया। हाँ, कि हमें करना है, हाँ, ट्रेंड करना है। तो फिर मैंने हजारों लोग अपने थेरेपिस्ट ट्रेंड भी किए, ठीक है। बैकिंग भी समझा। और मेरा मानना ये है कि भाई एजुकेशन जितना बांट लोगे उतना बेटर है। तो मैंने दिल से बांटी लोगों को, और जिस बात से मैंने सफर किया, जो चीज मुझे चाहिए थी फिजियोथेरेपी में, मुझे किसी ने नहीं बताई। जिसके पास मैं गया, और नहीं उसने तू ऐसे कर ले, ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये है वो है। मतलब मैंने ये समझाया तो उसे आता नहीं था या वो बताना नहीं चाहता था, पर मैंने आई डिड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ताकि लोग आपसे सीखे, आपसे कुछ बात नहीं, जिससे मैंने सफर किया उसे लोग सफर एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, अभी तक कितने डॉक्टर्स, कितने जूनियर आपके यहाँ से आए और सीखे और गए अप्रॉक्स? देखो अभी नंबर तो एग्जैक्टली बताना जरूर मुश्किल है, पर बहुत साल में मतलब 10 से 15 लोग तो जाते हैं। अरे वाह। हाँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम्पल देखा हुआ है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो ट्रेंड डॉक्टर जो आपके अंडर में रह के सीखे, उन्होंने भी अपना आज क्लिनिक खोल रखा है। नहीं, मैं तो चाहता ही हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एक चीज ये सीख ली जी। मैंने ये सीखी वॉलमार्ट से। अरे वाह। वॉलमार्ट का जो HR डिवीजन है, वो उनका मानना ये है कि भाई जो हैंडीकैप लोग हैं हम उन्हें प्रायोरिटी पे रखेंगे और नॉर्मल को हम बाद में रखेंगे। मैंने उनसे पूछा डायरेक्टर से, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो भाई इफिशिएंट है नहीं इतना। कह रहे नहीं, एक तो ये लोग सिंसियर हैं, दूसरा ये सोसाइटी में भार हैं अभी, और हम इन्हें इंडिपेंडेंट करेंगे तो वी आर हेल्पिंग सोसाइटी। ठीक है, तो ये बात से मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। ठीक है, मैं भी लोगों को क्या करता हूँ, जो लोग आए मेरे पास, देखो ये बोर्ड देखो आप, ये देखो, मैं एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ हैं, तो मैं उन्हें ट्रेंड करता हूँ। ठीक है,
मुझे पता है छोड़ के जाएंगे, ये 100% मुझे पहले दिन ही पता रहता है कि छोड़ के जाएगा, कुछ करेंगे, हाँ छोड़ के जाएगी ये, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए खुश हो जाता हूँ कि जब ये छोड़ के जाएगी, जहाँ भी काम करेगी कुछ अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा सोसाइटी को यही कंट्रीब्यूशन बहुत है भाई। वैसे तो मैं पैसा बांट नहीं सकता, पर जो जिन्हें ट्रेंड किया, जो वो सोसाइटी में एक अच्छा काम करेंगे, तो ये भी तो एक अच्छी चीज है ना। बिल्कुल, दे आर डिलीवर गुड। बिल्कुल। तो मैं ऐसे सोच के उनके साथ व्यवहार करता हूँ। अच्छा, और जब भी कोई जाता है, मैं किसी की सैलरी नहीं रोकता, कुछ नहीं करता। जो जा रहे, कई लोग हैं जिन्हें नहीं जाना चाहिए, भाई नोटिस देना चाहिए महीने का, वो कहते नहीं कल जाएंगे। मैं तो बैठ इधर कॉफी पी, जो अकाउंट है क्लियर करो, ठीक है, और आगे कोई दिक्कत हो तो भी ओपनली मुझे बताओ। यस यस, आई विल हेल्प यू। और लोग फोन करते हैं, अभी सर ये पेशेंट है, ऐसे ऐसे करें, ये करें, ये करें। तो मेरा काफी टाइम अभी भी ऐसे ही जाता है। सही बात है। इसमें मेरे घर वाले भी नाराज रहते, किससे बात कर रहे हो, ये बात ही करता रहता है जी। मैंने कोई नहीं बात करने दो उसे। मुझे ये लग रहा है डॉक्टर साहब, आपका ये जो रूटीन, आपका ये रहने का तरीका ही आपको खुश रख रहा है। आपके बिहेवियर में खुशी इसी वजह से है क्योंकि आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये श्रीमद् भागवतम में भी है कि अगर आप समाज में और उन जीवों की सहायता करेंगे तो आप खुद अच्छे से अपने जीवन का यापन करेंगे। ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप में हमें दिख रही हैं और आपका एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। आपका जो एक जिसको आज की डेट में लोग ऑरा बोल देते हैं, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, वो यही सारी चीज़ें कि आपने अपनी लाइफ को हैप्पीली जिया है और लोगों की सहायता करी है। अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी हैसियत के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, एंड इतनी बड़ी एक्सपीरियंस आपके साथ है। उस चीज़ को मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, बखूबी वो सारी चीज़ें निकली भी। हमारे दर्शक इस चीज़ को सुन के अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा इन सब चीज़ों का। डॉक्टर साहब, अगर कोई विकल्प क्लिनिक पे आना चाहे और अपनी समस्या लेके या किसी और चीज़ से रिलेटेड जो उनका आपसे हेल्प हो सके, कैसे पहुंच पाएगा वो? क्या माध्यम है, थोड़ा बताएं। देखो, मैंने डे 1 से एक फॉर्मूला सीखा भाई। अब आप जैसे इस जगह को देखेंगे तो ये बिल्कुल अंदर छिपी हुई है एकदम, आप इसे ढूंढ नहीं सकते। हम रोड पे भी नहीं बैठे, कहीं उधर भी नहीं बैठे, है ना, हम कोई ऐड भी नहीं करते, ठीक है। तो वो मैं फॉर्मूला बताता हूँ और मेरे ख्याल से सबको उसे शेयर करना चाहिए। सपोज एक पेशेंट आता है मेरे पास, है ना, तो मैं उस पेशेंट को देखते टाइम ना उसके पीछे देखता हूँ अब, ओके, कि यार ये जो आदमी आया है इसे कितने लोग सोसाइटी में जानते हैं, है ना, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। तो उन तक मैं तभी पहुंच पाऊंगा जब मैं इसे ठीक करूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे ठीक करूं, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं जी जान से उसे ठीक करूंगा पहले, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो वो फिर हो सकता है वो 50 लोगों को जानते, 2 को बता दे, बिल्कुल, तो 2 तो मेरे पास आए ना फिर ऐसे। तो ऐसे ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरी मोडस ऑपरेंडी तो यही है आज की डेट में। पर अभी जैसे नेट है भाई, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से देख सकता है, ठीक है। और मेडिकल प्रोफेशन में मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि सपोज को किसी डॉक्टर को जानना है आपको, तो आप फिर किसी से ज़रूर पूछेंगे, किसी से जरूर पूछेंगे, रिकमेंडेशन जरूर पूछेंगे, मैं किसके पास जाऊं, ठीक है। अच्छा, कई पेशेंट जो पेशेंट होगा वो हमारा पहले उसी से आपने पूछ लिया, वो कहेगा जरूर जाऊं, एकदम तुरंत जाऊं, है ना। पर वो तभी होगा तब मैं उसे बिल्कुल ट्यून करूंगा, बिल्कुल ठीक करूंगा, है ना। तो मैं तो इसी उस पे हूँ, मैं हम कोई ऐड वगैरह करते नहीं, कुछ भी। एक और सवाल ध्यान देते हैं। आपने पूरा दौर देखा हुआ है
आज के 40 साल पहले और आज 2023, आज हम एक वार्तालाप कर रहे हैं आपसे। टेक्नोलॉजी भी बहुत कुछ आया इन सब चीज़ों में, कितना हेल्प हो पाता है टेक्नोलॉजी का इस दौर प्रैक्टिस में? जी देखो, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। ओके। हाँ, डेफिनेटली चेंज किया। जो आपके पास मशीन है वो सारे, हाँ, जो मशीन है, और हम हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़े हैं। ओके, है ना, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च किया विदेश में जाके भी, तो मैंने बहुत ट्रेनिंग में बड़ा पैसा खर्च किया है। और हमने दुनिया में मशीनें ढूंढी हैं कि भाई क्या बेस्ट मशीन है, तो वो हमने ली हैं अभी आज की डेट में भी। तो टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा हुआ। जो काम हम पहले 10 दिन में करते थे, अब 2 दिन में हो रहा है वो। अरे वाह। तो अब आप जैसे टेक्नोलॉजी आप देखोगे, मशीन आप देखोगे क्लिनिक में, तो आप एक बार विजुअलाइज करो कि ये कैसे कैसे चेंज हो गया सारा, जो पहले पॉसिबल था ही नहीं। हाँ, और आज के डेट में कई सारे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हो गई, हालांकि बहुत कॉस्टली है, पर हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड। यस 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 यस। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे लग रहा है मेरे दर्शकों को यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करता है या अपना ट्रीटमेंट कराता है, तो उनको एक ट्रीटमेंट मिलता है, उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन डॉक्टर त्यागी से बात करने के बाद हमें एक लेसन मिलता है, हम अपनी लाइफ कैसे जिए। हमने बात करी कि आपका एक दौर होता है जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं रहता, फिर आप डिसीजन कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत चीज़ें हैं जो कि हमने आज डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स पे बात किया डॉक्टर त्यागी से। ये हमें पक्का कहीं ना कहीं एक लर्निंग देगा, हमें एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहें और लोग सीख के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सुचारू और हैप्पी लाइफ जी सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।